भारतीय चित्रकला के षडंग या सिद्धांत। आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना लगभग 213 ईसा पूर्व की। 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका की रचना की। कामसूत्र के प्रथम टीकाकार यशोधर पंडित जयपुर नरेश जयसिंह की राज्यसभा में पंडित थे। उन्होंने कामसूत्र टीका जयमंगला नाम से की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय की टीका करते हुए 64 कलाओं में से चौथी कला आलेख्य का वर्णन करते हुए उन्होंने इसके 6 अंग या षडंग बताए, जिनका वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। अर्थात इस श्लोक के अनुसार चित्रकला के 6 अंग या सिद्धांत इस प्रकार है: रूप भेद, प्रमाणन, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। 1921 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने षडांग की व्याख्या का पुनः प्रयास किया। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा के षडंग और द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नाम से प्रकाशित हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने षडांग का सविस्तार विवेचन अपनी वागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली में किया। चीन के चित्राचार्य शींग हो ने 479 ईस्वी से 571 ईस्वी के मध्य चित्र रचना के जो चीनी षडंग निर्धारित किए थे वे षडंग पर आधारित हैं। मूलतः हमारे 2 हाथों, 2 पैरों, 1 सिर तथा 1 धड़ मिलाकर कुल 6 अंगों की तरह कला को 6 शक्तिशाली अंग प्रदान करने वाले षडंग निश्चित हुए हैं। कुल मिलाकर भारतीय चित्र षडंग चित्र की एक भारतीय परिभाषा है। रूप भेद, द नॉलेज ऑफ लुक्स एंड अपीयरेंस। रूप का अर्थ है शारीरिक मानसिक आकृति और भेद का अर्थ है उनमें अंतर, अर्थात रूप और उनमें भेद। उदाहरण के लिए, यदि चित्रकार पनघट पर जल भरती कुछ स्त्रियों का चित्रण करता है तो वह उन सभी में कुछ न कुछ भेद अवश्य दिखाता है। उन सब का रूप एक जैसा नहीं होता, उन सब के रूप में कुछ न कुछ भेद अवश्य होता है। वह गुण जिसके कारण किसी आकृति में सौंदर्य अभिव्यक्त होता है, उस गुण विशेष को रूप समझा जाता है। रूप को किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता, वह अनंत होता है। उसे सिर्फ 2 माध्यमों आँख और आत्मा के द्वारा पहचाना जाता है। किसी वस्तु के रंग और आकार को आँखों के द्वारा पहचानते हैं, जबकि उसके अंदर निहित गुणों को हम चिंतन मनन कर आत्मा के द्वारा अनुभव करते हैं। रूप से पहला परिचय आँखों का ही होता है। आत्मिक अनुभूति उसके बाद होती है। किसी भी कलाकृति के बाहरी गुण दोषों की समीक्षा आँखों से होती है, लेकिन उसके आंतरिक गुण दोषों की समीक्षा आत्मा द्वारा ही संभव होती है। किसी भी कलाकृति का परीक्षण, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, हमारे अंदर अभिरुचि का होना बेहद जरूरी है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें निहित अभिरुचि हमारे अंदर की अभिरुचि से मिलकर ही उसके रूप की सुंदरता या असुंदरता का ज्ञान करवाने में समर्थ होती है। अतः रूप भेद के 2 आशय हो सकते हैं: कलाकृति को एक रस्ता से बचाना, भावाभिव्यक्ति के लिए बनाई गई विभिन्न आकृतियों में अंतर अथवा भेद होना। प्रमाण, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर। अवनींद्रनाथ ने प्रमाण को ऊंच नीच, दूर निकट, सफ़ेद काला, जल स्थल इत्यादि का भेद बताया है। इसके अंतर्गत शरीर का अनुपात, शरीर की रचना आदि आते हैं। इसके ज्ञान से कलाकार चित्र में
वस्तु की लंबाई चौड़ाई निश्चित करता है। आँखों के सामने फैले विशाल दृश्य को एक कागज पर चित्र रूप में समेट देना और उस चित्र द्वारा उस विशाल दृश्य का भान प्रमाण के द्वारा ही संभव होता है। किसी कागज को सिर्फ नीले रंग में रंग कर उसके द्वारा समुद्र का आभास करवा देना कतई संभव नहीं हो सकता है। अवनींद्र समुद्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किसी कागज या चित्रपट पर कितना भाग पृथ्वी और कितना भाग आकाश के लिए छोड़ा जाए तथा समुद्र के लिए कितना भाग रखा जाए, इसका निर्धारण प्रमाण द्वारा ही किया जाता है। प्रमाण के द्वारा ही हम विभिन्न वस्तुओं, जीव जंतुओं, स्त्री पुरुषों, देवता दानव आदि के भेद को समझ पाते हैं। प्रमाण कलाकार के अंतःकरण का ऐसा मानदंड होता है जिसके द्वारा वह सीमित और अनंत दोनों प्रकार के वस्तुओं को माप सकता है। भाव यानी द फीलिंग ऑफ फॉर्म्स। भाव हृदय में छिपे विचारों को कहते हैं। आकृति की भाव भंगिमा, स्वभाव, व्यंग्य तथा मनोभावों का चित्रण भाव भेद के अंतर्गत आता है। चित्र में भाव आकृति की भंगिमा और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया से व्यक्त होता है। भाव व्यंजना के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न। प्रत्यक्ष भाव रूप को हम आंखों से देख पाते हैं, जबकि प्रच्छन्न भाव रूप को अनुभव व्यंजना द्वारा ही हो पाता है। प्रत्यक्ष भावों को कलाकार सहजता से दिखा पाता है, जबकि अप्रत्यक्ष भावों को दिखाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अप्रत्यक्ष भावों को दिखा पाने की क्षमता कलाकार की निपुणता का परिचायक होता है। भावों को दिखाने की दक्षता के कारण ही निपुण कलाकारों की कृति में विशिष्टता दिखाई देती है। भरत मुनि ने भाव की व्याख्या करते हुए कहा है, भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है। भारतीय साहित्य में 9 रस और उसके 9 स्थायी भाव बताए गए हैं, जो चित्रण में भी प्रयुक्त हुए हैं। अतः नायक अथवा नायिका के मन में छिपे विचारों तथा भावों को चित्र में अभिव्यक्त करना ही षडंग के इस अंग का प्रधान लक्ष्य है। लावण्य योजना यानी ब्लेंडिंग ग्रेस इन एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। भाव का संबंध जहाँ आंतरिक भावना से है, वहीं लावण्य गुण से ही चित्र देखने में सुंदर लगता है। दर्शक आकृष्ट होते हैं और नेत्रों को सुखद अनुभूति होती है। यदि चित्र में लावण्य नहीं है तो चित्र के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है। चित्र यदि लावण्य विहीन है तो दर्शक चित्र तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता। यदि चित्र में लावण्य नहीं है तो चित्र के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है। चित्र यदि लावण्य विहीन है तो दर्शक चित्र तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता। जैसे पुष्प यदि बहुत सुगंध युक्त है पर सुंदर नहीं है तो भी कोई आकृष्ट नहीं होता। लावण्य गुण ही चित्र को सुंदरता प्रदान करता है। लवण का अर्थ नमक होता है। जिस प्रकार नमक के कम या अधिक होने से भोजन में फीकापन या कड़वाहट आ जाती है, उसी प्रकार लावण्य कम ज़्यादा होने पर चित्र का सौंदर्य कम हो जाता है। चित्र में लावण्य योजना सही अनुपात की होनी चाहिए। निर्जीव प्रतिकृति लावण्य योजना के कारण ही सजीव दिखाई देने लगती है। सादृश्य रिजेम्बलेंस। सादृश्य अर्थात अनुरूपता। जिस व्यक्ति का चित्र बनाया जाए, देखने में वह व्यक्ति वही लगे। यदि
अशोक या अकबर का चित्र है तो वह औरंगजेब का न लगे। कहने का तात्पर्य है कि दर्शक किसी भी प्रकार की दुविधा में न पड़े, अतः इसका ज्ञान आवश्यक है। भारतीय चित्रकला में चित्र को फोटोग्राफिक बनाने पर अधिक जोर नहीं दिया गया, अपितु एक आदर्श रूप की कल्पना की गई है। अर्थात सादृश्य का अर्थ है अंग प्रत्यंग का किसी उपमान से संबंध हो। एक भाव जब दूसरे का उद्रेक कर रहा हो तभी सादृश्य होता है। सादृश्य का चित्रकला में वही स्थान है जो साहित्य में उपमा अलंकार का। सादृश्य स जमा दृश्य अर्थात के जैसा। चित्र में अगर मूल वस्तु के गुण दोषों का समावेश नहीं होगा तो वह वास्तविक कृति नहीं होगी, क्योंकि वह हमारे मन में मूल वस्तु से संबंधित भाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप, अगर चित्र में कृष्ण को जटाजूट या तीर तलवार के साथ दिखाया जाए तो वह कृष्ण न समझकर कुछ और समझे जाएंगे। कृष्ण के लिए सांवला रंग, सलोनी आकृति और कम से कम सिर पर मोर का पंख का चित्रण अनिवार्य है। तभी सादृश्य की योजना होगी और चित्र विश्वसनीय माना जाएगा। वर्णिका भंग यानी an artistic way of making use of the brush and colors। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, वर्ण ज्ञान यदा नास्ति की तस्य जब पूजने। मानसोल्लास पुस्तक में चित्रकार को वर्ण पूर्ण दक्ष होना आवश्यक कहा गया है। अवनींद्रनाथ का मत है, रंगों और कुंची का कलात्मक प्रयोग वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। वर्णिका भंग का अर्थ वर्ण तथा उसका उचित प्रयोग तथा वर्ण मिश्रण का ज्ञान आदि माना जा सकता है। तुलिका को तरल वर्ण में कितना भिगोया या डुबोया जाए, उसकी नोक पर कितना रंग रहे और कितना झाड़ दिया जाए, उस रंग भरी तुलिका को कितना दबाकर या कितना उठाकर कागज पर चलाया जाए, इस नाप झोंक का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्णिका भंग की चरम शिक्षा है। वर्णिका भंग चित्रकर्ण साधना का चरम बिंदु होता है, इसीलिए इसे षडंगों में अंतिम अंग कहा जाता है। अन्य अंगों की अपेक्षा इसकी साधना समय एवं श्रम साध्य होती है। इसके लिए लंबे समय तक हाथ में तुलिका लेकर अभ्यास करना होता है, साथ ही वर्णों का ज्ञान भी अपेक्षित होता है। चित्रकला में प्रमुख वर्ण 5 माने जाते हैं: उजाला, पीला, लाल, काला और नीला। इन्हीं प्रमुख वर्णों के संयोग से सैकड़ों उपवर्ण बनाए जा सकते हैं। किसी भी चित्र में इन्हीं वर्ण उपवर्णों में उत्तम वर्णों का चुनाव किया जाता है और हाथ के गंभीर कौशल से उसे संयोजित किया जाता है।